नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर नोएडा से है, जहां पर लिफ्ट में 2 बच्चों पर डॉग का अटैक देखने को मिला। तो घटना लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला ने बच्चों को लिफ्ट से बाहर निकाला। सेक्टर 168 के द गोल्डन पाम सोसाइटी का ये पूरा मामला है, जहां 2 बच्चों पर डॉग ने अटैक कर दिया। लिफ्ट का ये पूरा मामला है और लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे ने ये पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। तो सेक्टर 168 द गोल्डन पाम सोसाइटी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से संवाददाता ललित पंडित जुड़ चुके हैं। ललित, पूरी घटना सामने आई है, जहां एक लिफ्ट में 2 बच्चों पर डॉग ने अटैक कर दिया। और देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार ऐसे कई मामले सोसाइटीज में सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, नोएडा के अंदर लगातार इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं। यहाँ पर डॉग्स के द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं और कई बार बुजुर्गों के ऊपर भी इस तरह का हमला किया गया है। बीते दिनों भी देखा गया था सेक्टर 49 क्षेत्र में, उससे पहले बिस्तर थाना क्षेत्र में कई इस तरह की घटनाएं हुई थी। अभी का जो हालिया मामला है वो एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर द गोल्डन पाम सोसाइटी जो सेक्टर 168 में स्थित है, वहां पर लिफ्ट में जाते हुए 2 बच्चों पर डॉग के द्वारा हमला कर दिया था। जो डॉग ओनर जो डॉग को कैरी कर रहे थे साथ में, उस महिला के द्वारा लिफ्ट को रोककर बच्चा को बाहर निकाल दिया जाता है। लिफ्ट में महिला डॉग को लेकर के चली जाती है। तो ऐसे में लगातार जब प्राधिकरण भी इस चीज को लेकर के सख्ती का रुख अपनाए हुए हैं और जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें डॉग ओनर्स पर 10,000 रुपए का जुर्माना, वह साथ में पुलिस के द्वारा भी तुरंत ऐसे मामलों में तुरंत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, वह कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कब ये डॉग ओनर्स जो हैं उनका जो हाल है वो सुधरेगा और इस तरह की घटनाओं से बचाने के लिए डॉग को मास्क वगैरह जो सुरक्षा उपकरण है वो पहनाना शुरू करेंगे। अभी भी जो आज का जो हालिया वीडियो है उसमें भी देखा जा सकता है तो कि डॉग के साथ में कोई भी सुरक्षा उपकरण उपयोग नहीं लाया गया है, जिस वजह से ये हमला हुआ है। जी, इसके साथ ही साथ ललित, ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देखिए, ये मामले जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार सोसाइटीज में सामने आ रहे हैं और इसको लेकर तमाम कार्रवाई भी अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है, की जा रही है। सोसाइटीज में भी खासकर इन बातों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी मामले कम नहीं हो रहे हैं। एक के बाद एक तस्वीरें अलग अलग सोसाइटीज से आ रही है। जी बिल्कुल, लगातार ये भी देखा गया जनपद के अंदर की सोसाइटीज के अंदर भी इस तरह के रेगुलेशंस बना दिए गए हैं कि जो डॉग ओनर्स हैं या जो भी व्यक्ति डॉग के साथ में ट्रैवल कर रहा है, ऊपर से नीचे लिफ्ट का उपयोग करना चाहता है, लिफ्ट का यूज करना चाहता है, तो जिस समय उस लिफ्ट में कोई भी रेजिडेंट जा रहा है उस समय पर उस लिफ्ट का उपयोग नहीं किया जाएगा। अगर कोई डॉग ओनर डॉग को साथ में लेकर के ट्रैवल कर रहा है और उस समय पर कोई बीच में अगर लिफ्ट में चढ़ना चाहता है तो डॉग ओनर को बाहर निकलना होगा, लिफ्ट से डॉग के साथ में बाहर निकलना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं उनमें कभी कहीं भी इस तरह के जो रेगुलेशन जो एओए और आरडब्ल्यूएस के द्वारा बनाए जा रहे हैं उनका पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। यही एक बड़ा कारण बन रहा है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल ललित, इसके साथ ही साथ अधिकारियों की तरफ से अभी क्या जानकारी दी गई है? क्योंकि देखिए, कई सारे कानून भी हैं इसको लेकर कि अगर इस तरह की घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो मालिक हैं डॉग के, वो जिम्मेदार होते हैं। अभी अधिकारियों की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? क्योंकि देखिए, अभी घटना से कोई आहत तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एहतियात के तौर पर क्या कार्रवाई? अभी जो इस संबंध में एक्सप्रेसवे पुलिस से बातचीत की गई, उनके द्वारा बताया गया कि अभी तक इस मामले में उनको कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत प्राप्त होने के उपरांत उनकी तरफ से कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया है। साथ में प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया कि उनको अभी इस मामले में उनकी तरफ से जो सोसाइटी है, सोसाइटी के एओए को यहाँ कड़े इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं और इस तरह की घटनाओं से रोकने के लिए सोसाइटी की तरफ से भी नॉर्म्स बनाने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस जानकारी को देने के लिए। वहीं मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने ताकत झोंकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भोगांव के कस्बा बेवर में चुनाव प्रचार करेंगे। इटावा में आज डिंपल यादव के पक्ष में उतरेगा समाजवादी परिवार। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य और भतीजे अभिषेक जसवंत नगर में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, मैनपुरी का उपचुनाव है और लगातार पार्टियां ताकत झोंक रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पूरे चुनाव को लेकर गंभीर नजर आ रही है और अब पूरा समाजवादी परिवार इस चुनाव को जीतने के लिए चुनाव प्रचार में जुट गया है। शिवपाल के बेटे हो या फिर भतीजे हो, वो भी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव
खुद इस पूरे चुनाव को लेकर कमान संभाले हुए हैं और खुद चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं डिंपल यादव भी डोर टू डोर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। तो इटावा में आज डिंपल यादव के पक्ष में समाजवादी परिवार उतरेगा। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य और भतीजे अभिषेक जसवंत नगर में चुनाव प्रचार करेंगे। तो लगातार समाजवादी पार्टी अपनी ताकत झोंके हुए है कि इस लगातार जो मैनपुरी की सीट है, जो ये उपचुनाव हो रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाते हुए और समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव उम्मीदवार है और लगातार डोर टू डोर डिंपल यादव खुद भी कैंपेन कर रही है। तो मैनपुरी का ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी का इस पर कब्जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हमारे नदीम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, देखिए उपचुनाव नजदीक है और इस उपचुनाव से पहले सभी पार्टियां ताकत झोंक रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जब समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा इस वक्त इस पूरे चुनाव में लगा हो, समाजवादी परिवार पूरा लगा हो, तो बेहद महत्वपूर्ण वो तस्वीर हो जाती है। देखिए, मैनपुरी मुलायम सिंह का था गढ़ है और गढ़ के सभी नेता निकले हुए हैं और इसमें शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश यादव, चाहे वो प्रत्याशी डिंपल यादव क्यों ना हो, अपने सभी रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। लोगों को किसी तरीके से नाराजगी ना रहे, इसके चलते ये अपना एक बड़ा स्टेप उठाया है और इसी का परिणाम है। पूरे जिले को इन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा है और जिसका परिणाम ये कि जो कोई अगर रूठा हुआ भी है उसको मनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हमसे रूठा ना रहे, क्योंकि जो वोट परसेंटेज है उससे बढ़ेगा और ये जीत का अंतर बढ़ेगा और जब जीत का अंतर बढ़ेगा तो ये मुलायम सिंह गढ़ जो कहा जाता है वो गढ़ बना रहेगा। या हालांकि बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है अपने चुनाव को लड़ने के लिए। जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे वैसे वैसे समाजवादी पार्टी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपने बड़े जोर। हालांकि अब ये 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, उसके बाद 8 तारीख को वोट करेंगे, जब भी परिणाम पता चलेगा कि स्थिति क्या हुई। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है अपने वोटरों को लुभाने के लिए। बिल्कुल नदीम, इसके साथ ही साथ आज जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, आज पूरा समाजवादी पार्टी हो या फिर समाजवादी परिवार हो, आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएगा। जहां एक तरफ अखिलेश यादव कमान संभाले हुए हैं तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव के बेटे और भतीजे दोनों जसवंत नगर में चुनाव प्रचार करते हुए आज नजर आएंगे। और उससे पहले डिंपल को भी हमने देखा डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी। आज क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है इस चुनाव प्रचार का? देखिए, सबसे पहले शिवपाल सिंह यादव ने जो करहल विधानसभा में वहाँ पे अपना दौरे पे हैं और उसकी करीब 1 दर्जन समथिंग जनसभाएं हैं, नुक्कड़ सभाएं हैं। उसके बाद में डिंपल यादव का जो एक मैनपुरी विधानसभा है वहाँ पे कुरावली और घिरोर साइड में जाएंगे और करीब इनकी 14 से 15 सभाएं हैं। उसके बाद में अखिलेश यादव की करीब 18 सभाएं हैं जो भोगड़ा विधानसभा में आती हैं और तेज प्रताप यादव की जो विधानसभा की मिली हुई किसनी में प्रचार कर रहे हैं और शिवपाल यादव जो है उनके बेटे अंकुर यादव और रामगोपाल यादव जसवंत नगर विधानसभा घेरे हुए हैं। इसी तरीके से पूरा परिवार अलग अलग कैंपेन चलाकर और अलग अलग मुहिम चलाकर लोगों के बीच जा रहा है, अपनी बात कह रहा है और उनको मनाने की कोशिश कर रहा है और ये वोट की ज्यादा मात्रा में बढ़ के हिस्सा लेने की अपील कर रहा है, जिससे कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो मतदान अवश्य ही समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगा। ये उद्देश्य इनका निकल जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो डोर टू डोर कैंपेन का शिवपाल का भी इनका कार्यक्रम रहने वाला है। मैनपुरी से शिवपाल यादव पहुंचेंगे विनायकपुर, जहां पर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे शिवपाल। तो देखिए किस तरह से ये पूरा चुनाव अब इस वक्त कहीं ना कहीं सपा के लिए साख की बात है कि किस तरह से इस गढ़ को और मजबूत करना है और लगातार बरकरार इस गढ़ को रखना है। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अब मैनपुरी की जो सीट है उस पर कब्जा किया जा सके। तो समाजवादी पार्टी नेताओं की चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं।
तो वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली में भी बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भूपेंद्र चौधरी, असीम अरुण और सूर्य प्रताप शाही प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सपा के आरएलडी प्रत्याशी के पक्ष में जयंत चौधरी रैली करेंगे, तो राजकुमारी सैनी और मदन भैया के बीच ये कड़ी टक्कर मानी जा रही है। खतौली विधानसभा पर 5 दिसंबर को ये उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले लगातार, चाहे वो मैनपुरी हो या फिर खतौली विधानसभा हो, इन उपचुनावों को लेकर सभी पार्टियां इस वक्त रण में उतरी हुई है। चाहे बीजेपी हो या फिर सपा हो या आरएलडी हो, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जनता को साधा जा सके। और बीजेपी देखिए इस वक्त खतौली विधानसभा को लेकर कई बड़े चेहरे उतारे हुई है। भूपेंद्र चौधरी, असीम अरुण, सूर्य प्रताप शाही प्रचार करते हुए आज नजर आएंगे। तो वही सपा की तरफ से आरएलडी प्रत्याशी के पक्ष में जयंत चौधरी रैली करेंगे। और अधिक जानकारी के साथ मुजफ्फरनगर संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, आज जिस तरह से लगातार खतौली विधानसभा को लेकर चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी हो या फिर सपा या आरएलडी हो, दोनों तरफ से चुनाव प्रचार की आज तेजी देखी जाएगी। देखिए, आज खतौली में बड़े बड़े दिग्गज जमा होंगे, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो चाहे रालोद की तरफ से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक बड़ी जनसभा थोड़ी देर में यहाँ पर होगी, जिसमें रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल होंगे, आजाद समाज पार्टी के चरण चंद्रशेखर रहेंगे और समाजवादी पार्टी की तरफ से कमाल अख्तर रहेंगे। भारी भीड़ यहाँ पर जुटेगी और जितने हजारों की भीड़ यहाँ पर जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। और जो रालोद प्रत्याशी है मदन भैया, उसे जिताने की अपील करेंगे। जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ सचिन, एक बार तस्वीरें दिखा दे किस तरह से तैयारियां चल रही है, क्योंकि आपके पीछे जो तस्वीर नजर आ रही है, बेहद भव्य ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए, ये रैली के साथ साथ एक तरह का शक्ति प्रदर्शन और जनसभा में जुटे जनता का आशीर्वाद कहते हैं कि किस तरह से अगर जनता की भीड़ होती है तो कहा जाता है कि ये जनता की भीड़ कहीं ना कहीं उस पार्टी के पक्ष में जाने वाली है। और आज जब ये रैली होगी, किस तरह से ये पूरा, कितने बजे ये रैली की शुरुआत होगी, जयंत चौधरी कब पहुंचेंगे वहां पर? जयंत चौधरी लगभग 1 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भीड़ का जुटना यहाँ पर जमा हो चुका है। भीड़ आ रही है, काफी भीड़ आ रही है, चाहे वो आजाद समाज पार्टी के समर्थक हो, रालोद के समर्थक हो, सभी यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर मंच पर आ चुके हैं और कुछ ही देर में ये जनसभा शुरू होगी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर और जयंत चौधरी यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने जो प्रत्याशी है मदन भैया, उन्हें जिताने की अपील करेंगे। जी बिल्कुल सचिन, इसके साथ ही साथ आज बीजेपी की तरफ से भी कई दिग्गज चेहरे नजर आएंगे मैदान में। वहां का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? बीजेपी की तरफ से कौन से चुनाव प्रचार और कहां पर चुनाव प्रचार होने वाले हैं? देखिए, खतौली विधानसभा क्षेत्र जो सीट है, वहां पर दलितों की एक बड़ी संख्या है। दलितों को साधने के लिए आज यहाँ पर रालोद की तरफ से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष आ रहे हैं, तो वहीं भाजपा की तरफ से मंत्री असीम अरुण भी आ रहे हैं। तिसंग गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री है, वो भी आज मुजफ्फरनगर में रहेंगे। खतौली विधानसभा के नावला गांव में त्यागी समाज के लोगों के बीच होंगे और जनसंपर्क करेंगे। जी बिल्कुल सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को और जानकारी को दिखाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया और इसी दौरान उन्होंने ई कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों का शुभारंभ किया है। इसके तहत वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WSS वेबसाइट शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 साल पहले भारत जब अपने संविधान का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स, भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे इन युवाओं के कंधों पर ही है। इसलिए
आज संविधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्थाओं से, देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूंगा। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसके लिए ये जरूरी है कि वो संवैधानिक विषयों पर डिबेट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स, भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है। हमारे संविधान। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया, महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को मायावती ने घेरा। देश में महंगाई से लोग परेशान हैं, लोगों में बेचैनी, हताशा और निराशा है। देश में व्याप्त गरीबी व पिछड़ेपन के लाचार जीवन में महंगाई की मार तथा बेरोजगारी से त्रस्त मेहनतकश लोग हर दिन आटा, दाल, चावल व नमक, तेल आदि के महंगे दाम को लेकर सरकार को कोसते रहते हैं, किंतु वह इसका जवाब देने व उपाय ढूंढने की बजाय ज्यादातर खामोश बनी रहती है। ऐसा क्यों? लेकिन अब आटा का दाम भी एक साल में काफी महंगा होकर लगभग 37 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाने के लिए लोगों में बेचैनी है, हताश व निराश है। तो ऐसे में सरकार को अपनी निश्चिंतता व लापरवाही आदि त्याग कर इसके समाधान में गंभीर उपाय में जी जान से जुट जाना चाहिए। और समय की सबसे बड़ी मांग भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में यहाँ वर्षों से व्याप्त विचलित करने वाली गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि अब असली राजनीतिक एवं चुनावी चिंता नहीं रही है। तब भी सभी सरकारों को इनके प्रति उदासीन बने रहकर देश के प्रगति व जनता की उन्नति में रोड़ा बने रहना अनुचित है। ये दुखद है। ये ट्वीट किया है बसपा प्रमुख मायावती ने तो अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करते हुए महंगाई को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और महंगाई, बेरोजगारी को लेकर एक गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में यहाँ वर्षों से व्याप्त विचलित करने वाली गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि अब चिंतित करती है। अब खबर बरेली से, जहां भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा लेकर बैठक हुई है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच ये बैठक हुई। कमिश्नर संयुक्ता समदार और आईजी रमित शर्मा ने कई अहम मुद्दों पर बैठक की है। नेपाल सीमा से जुड़े मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई। गांधी सभागार में हुई इंडो नेपाल सीमा की सुरक्षा पर तैयारियों की समीक्षा बैठक। सीमा से जुड़े बॉर्डर पर पेट्रोलिंग तेज करने के निर्देश, नेपाल के सभी रास्तों पर नजर रखने के निर्देश हैं। बैठक में बरेली कमिश्नर संयुक्ता समतार और आईजी रमित शर्मा मौजूद। तो पीलीभीत डीएम प्रवीण कुमार, पुलिस अधीक्षक दिनेश पी, अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन समेत कई अधिकारी भी मौजूद हैं। और अब खबर कानपुर से, जहां पर हर्ष फायरिंग में बाउंसर की गोली लगने से मौत हो गई। समारोह की सुरक्षा के लिए बुलाए गए थे ये बाउंसर। लाइसेंसी बंदूक से चली गोली से दूसरे बाउंसर को गोली लगी। तो बीजेपी नेता रामजी गुप्ता के परिवार का विवाह समारोह था। रेल बाजार थाना क्षेत्र के रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस की ये पूरी घटना है। तो बीजेपी नेता रामजी गुप्ता परिवार का ये विवाह समारोह था और इस मौके पर हर्ष फायरिंग से एक बाउंसर की मौत हो गई। अब आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। क्या केजरीवाल के 10 काम चाहिए, केजरीवाल की 10 गारंटी चाहिए। 4 तारीख को चुनाव है, 4 तारीख को
दिल्ली की जनता, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता इन सारे वीडियोस का जवाब दिल्ली की जनता दे देगी। थैंक यू। आप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। आप खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात नोएडा की करेंगे। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश बादल गोली लगने से घायल हुआ है। बदमाश का साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 6 से ज्यादा मामलों में वांछित था बदमाश अशोक। तो मौके से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। तो बदमाश का साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि जो बदमाश है उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। 6 से ज्यादा मामलों में वांछित था ये बदमाश अशोक, और अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मौके से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। तो अपराधी अशोक के साथ उसका साथी भी मौजूद था, जो मौके पर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। तो मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगने से घायल हुआ है। अब खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ है। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। 24 नवंबर को हसनपुर में दुकानदार की हत्या का आरोपी था ये बदमाश। घायल बदमाश और सिपाही जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोतवाली हसनपुर क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ। तो बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें, इस बदमाश ने 24 नवंबर को हसनपुर में दुकानदार की हत्या कर दी थी और लगातार पुलिस इसके बाद इसकी तलाश कर रही थी और पुलिस के हत्थे ये आरोपी चढ़ गया। तो इस दौरान मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लगी है।